ओके फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं लेक्चर 5। इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक्स का फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ओके। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हम लोग किस तरह की रिएक्शन को फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन करते हैं? देखिए, सपोज करो कि मेरे पास Na that was converted into P। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। यदि इसका रेट लिखना चाहें, रेट ऑफ रिएक्शन, तो ऐसे सिचुएशन में लिखेंगे -1/m इंटू, हम लोग यहां पे लिखेंगे फ्रेंड्स dA/dt। याद है ना आपको? यदि आपको याद हो तो मैं बताया था कि जब हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं तो इस कोएफिशिएंट से डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने से ये पर मोल होता है, इस कोएफिशिएंट से आपने डिवाइड करना है। तो यदि मैं यहाँ पे ये बात करूं कि -1/m dA/dt किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तो आप बोलेंगे कि सर दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन टू द पावर 1। ये तो ऑर्डर रिएक्शन 1 का मतलब हुआ। यदि इस पे पावर 1 है तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना होगा फ्रेंड्स? 1 होगा। ओके, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 होगा। यदि मैं आपसे ये कहूं कि -1/m dA/dt दिस इज इक्वल्स टू व्हाट? दिस इज इक्वल्स टू Ka। चलो एक काम करते हैं, हम लोग इसको इक्वेशन नंबर 1 मानते हैं। ठीक ऐसे यदि हम यहाँ पे रेट ऑफ डिसअपियरेंस लिखना चाहें, रेट ऑफ डिसअपियरेंस, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए लिखना चाहें, तो हम लोग क्या लिखेंगे? यहाँ पे हम लोग लिखेंगे -dA/dt। ओके, और ये जो -dA/dt होगा, दोनों में थोड़ा सा ध्यान देना है। ए के रिस्पेक्ट में लिखेंगे तो -dA/dt लिखेंगे, और ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे तो इस कोएफिशिएंट से आपने डिवाइड करना होगा। ये आपको ध्यान देना। ये काम करें, और इसे आप Kr ले लो। व्हाट इज द Kr? Kr इज द रेट कांस्टेंट। Kr इज द रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन। ओके, तो -dA/dt यदि लिखेंगे फ्रेंड, दिस इज इक्वल्स टू Ka इंटू क्या लिखेंगे बोलो जरा? a टू द पावर क्या करेंगे? 1 करेंगे। अब हम लोग इसे लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। इस इक्वेशन को मैं बताया था कि यदि इसको आप ऐसे लिखो -dA/dt, इट बिकम्स व्हाट? NKr इंटू में क्या होगा? A, एंड दिस बिकम्स इक्वेशन नंबर 3। अब मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूं। क्या बताना चाह रहा हूं? बेसिकली इस बात पे आप ध्यान देना। बताना चाह रहा हूं ये कि यदि हम लोग यहाँ पे इस दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें, बाय कंपेयरिंग दीस टू, ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन को कंपेयर करें, हेंस वी कैन से व्हाट वी कैन से Ka इक्वल टू NKr। तो ये थोड़ा आपने ध्यान देना है, ठीक है, कि जो K का वैल्यू होगा वो n टाइम्स ऑफ Kr होगा। Ka क्या है? K इज द रेट कांस्टेंट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ A। तो चलो आप इसे लिख लो, फिर मैं आगे की बात बताता हूं। ओके, आप इसे लिख लीजिए। ओके फ्रेंड्स, आप लोग लिख लिए होंगे, तो चलिए अब थोड़ा हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं? बेसिकली इस केस को थोड़ा आगे कंटिन्यू करें। आपको नोट्स भी इसी को देखकर बना लेना है, ठीक है? तो ये चीजें आपको समझ में आ जाएगी। अब मैं आपसे करूं फ्रेंड्स यहाँ पे कि सपोज करो कि तुम्हारे पास एक रिएक्शन है Na that was converted into product P at t equal to 0। जब मेरा टाइम 0 था तो इसका इनिशियल कंसंट्रेशन A0 था और ये क्या था? 0 था। एट t इक्वल टू t टाइम के बाद इस A0 में से x डिसअपियर हुआ,
इसे हम लोग इसी को a नॉट माइनस एक्स को ही क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड AT. व्हाट इज AT? It is the remaining concentration of A after time t. It is the remaining concentration of A after time t. अब यदि मैं आपसे फिर वही बात कहूं कि चलो हम लोग का इक्वेशन क्या था, तो यदि मैं इस इक्वेशन के लिए ये पार्टिकुलरली लिखना चाहूं माइनस DA बाय DT इक्वल टू आप क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, KA इंटू A टू द पावर क्या लिखोगे, 1 लिखोगे. ओके, अब एक बात आप मुझे बता दो, बोलो नहीं सर KR के टर्म में निकालना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे N KR लाकर रख दो, KR के टर्म में निकल जाएगा. ये तो थोड़ा ध्यान देना है. तो हमने K के टर्म में यहाँ पे लिख दिया. अब मैं आपसे फिर कर रहा हूँ कि यदि इस टर्म को हम लोग यहाँ पे नीचे लाएंगे फ्रेंड्स, सो दिस बिकम्स K इंटू KA इंटू क्या होगा फ्रेंड्स, DT. आपको क्या है, इंटीग्रेटेड रेट लॉ से आपको एक इंटरवल में निकालना है कि किसका कितना कंसंट्रेशन बचे. तो आप इंटीग्रेट करो, जीरो लिमिट टाइम जब जीरो था तो कंसंट्रेशन कितना था, A नॉट था. और जब टाइम मेरा t पहुंच गया तो यहाँ का जो रिमेनिंग कंसंट्रेशन था वो क्या था, AD था. रिमेनिंग कंसंट्रेशन क्या था, AD था. अब एक काम करते हैं हम लोग यहाँ पे फ्रेंड्स कि आप खुद ही देखो, आप जान रहे हो कि 1 बाय x dx को इंटीग्रेट करने से क्या आता है, ln x आता है. तो ठीक वैसे यदि यहाँ पे हम इंटीग्रेट करें 1 बाय a dA तो आपको पता है ना कि क्या हो जाएगा, ln a हो जाएगा. आप अच्छे से समझ लो. आफ्टर इंटीग्रेटिंग दिस बिकम्स माइनस ln a और ये मेरा लिमिट है. लिमिट क्या है, बेसिकली ये 80 है और ये क्या है, A नॉट है. बाकी चीजें आपको पता है ना, K तो बाहर हो जाएगा. dt का इंटीग्रेशन t होता है, लिमिट t माइनस 0 करेंगे तो इट बिकम्स आल्सो t. अब हमें क्या करना है, थोड़ा मेरे पास जगह नहीं है तो चलो इधर मैं आपको मिटा देता हूं. अब यदि मैं आपसे कहूं सिंपल सी बात कि एक बार इसको रखो फिर इसको रखो, लिमिट आपको पुट करना आता है तो माइनस ln AT और माइनस माइनस क्या होगा फ्रेंड्स, प्लस हो जाएगा. So this becomes A naught and this is equals to what, K into T. अब यदि हम लोग यहाँ पे बात करें तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ln A naught, y में क्या लिखेंगे बोलो, AT इक्वल टू क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, KA into T. तो ये हम लोग का फॉर्मूला बन गया. यदि ये फॉर्मूला बन गया तो चलो एक काम करते हैं, नेचुरल लॉ को बेस 10 में कन्वर्ट करते हैं. तो बेस 10 में जब कन्वर्ट करते हैं ना तो कितने से मल्टीप्लाई करते हैं, 2.303. So this was the A naught and this was what, AT and that is what, K into T. हम लोग का फाइनल फॉर्मूला बन गया जिससे हम लोग वर्किंग न्यूमेरिकल्स करेंगे फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का. एंड द फॉर्मूला जो आपको है वो आपके सामने गिवन है. ओके फ्रेंड्स, तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए और फिर तो हम लोग इससे डिटेल्स और इससे सारी रिलेटेड बातें बताएंगे. बट कहाँ क्या है ये जरूर लिख लेना. ये है फ्रेंड्स इनिशियल कंसंट्रेशन, दिस वाज द इनिशियल कंसंट्रेशन एंड दिस वाज व्हाट, दिस वाज द रिमेनिंग कंसंट्रेशन. रिमेनिंग का मतलब बचा हुआ कंसंट्रेशन टी टाइम के बाद. तो चलो आप इसे लिख लो फिर मैं आगे की बात करता हूं. ओके फ्रेंड्स, चलिए तो थोड़ी सी बातों को आगे बढ़ाते हैं. यहाँ तो आप समझ गए होंगे. ओके, तो हम लोग का जो वर्किंग फॉर्मूला बना जिससे हम लोग न्यूमेरिकल्स बनाएंगे वो क्या बना, वो आपने याद रखना. तो चलो फाइनल रिजल्ट को तो एक बार लिख लें जिससे मेरा पूरा काम होगा. फाइनल रिजल्ट क्या था, KA मेरे पास एक इक्वेशन था, Na दैट वाज कन्वर्टेड इनटू T एंड दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. तो यहाँ जो फॉर्मूला बना था फ्रेंड वो क्या बना था, याद है ना, 2.303 बाय में T था और log base 10 A naught was the initial concentration and AT was the remaining concentration. तो ये वर्किंग फॉर्मूला बना, ये आपको याद हो जाना चाहिए और ये प्रैक्टिस से बहुत अच्छे से याद होगा. तो चलिए ठीक है, प्रैक्टिस तो हम लोग बाद में करेंगे इसमें रिलेटेड थोड़ी बातों पर. इसमें एक टर्म मिलेगा आपको T half. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ T half? T half होता क्या है? T half का मतलब होता है कि जैसे Na that was converted into P at T equal to 0. इनिशियली सपोज करो
कि इसका इनिशियल कंसंट्रेशन ए नॉट है तो ये क्या होगा 0, और टी हाफ का मतलब होता है कि इनिशियल कंसंट्रेशन कितना हो जाए, आधा हो जाए, इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा डिसअपियर होने में, ठीक है, तो डिसअपियर होने के बाद भी उतना ही बचेगा, बट इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा डिसअपियर होने में जो टाइम लगता है, दैट टाइम इज कॉल्ड टी हाफ। व्हाट इज टी हाफ? हाउ टू डिफाइन टी हाफ? टी हाफ का डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे टाइम टेकन टू कन्वर्ट half of its initial concentration of reactant, ठीक है, reactant half, आधा कन्वर्ट हो जाए उसमें, that is called what? T half। तो अब यदि मैं यहाँ पे इक्वेशन लिखूं कि T half का वैल्यू क्या होगा, तो बोलोगे कि ये फॉर्मूला तो पता है, 2.303 by T log base 10 initial concentration A naught, remaining concentration AT, तो K तो अपनी जगह पे है 2.303, इसे हम लोग लिखते हैं T1 by 2 log base 10। इनिशियल वाला फ्रेंड A naught तो रहेगा, बट जो रिमेनिंग होगा ना वो A naught by 2 होगा, तो 2 ऊपर चला जाएगा, 2 के ऊपर जाने के बाद ये हो जाएगा log 2, एंड डू यू नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ log 2? 2.303 by T half और log base 10 2 हो जाएगा। log 2 का वैल्यू कितना होता है फ्रेंड्स, आपको पता है ना, 0.3 होता है। अब 0.3 आप इससे मल्टीप्लाई करोगे, सो दिस बिकम्स व्हाट, k इक्वल टू 0.693 बाई में होगा टी हाफ। तो चलो एक बार हम लोग इसको अलग से भी लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं फ्रेंड्स? टी हाफ इक्वल टू 0.693 बाई के। ये फॉर्मूला आपने मेमोराइज करके रखना है, ठीक है। तो ये मेरे काम का फॉर्मूला मिला, ये मेरे काम का। इसमें एक बात, खास बात ध्यान देना है, इसमें कोई इनिशियल कंसंट्रेशन नाम का टर्म इन्वॉल्व नहीं है, इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि टी हाफ इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द इनिशियल कंसंट्रेशन। क्या कहेंगे? टी हाफ इज द इंडिपेंडेंट फ्रॉम इनिशियल कंसंट्रेशन। चलिए, आपको जगह है तो कहीं पे आप लिख लो टी हाफ इज, टी हाफ लेकिन किस में? फर्स्ट टी हाफ इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम कंसंट्रेशन इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये आपने लिखना पड़ेगा। ओके फ्रेंड्स, चलो अच्छी बात है, आपने ऐसे ही बताया। अब इसे मिटा देता हूं, इधर मिटा देता हूं। अब यदि मैं आपसे ये कहूं, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यदि कोई आपके पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, सपोज करो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो आपने इसे शुरू में 1000 ले रखा है, तो यहां से 500 होने में जो टाइम लगेगा उतना ही टाइम 215 होने में लगेगा, और उतना ही टाइम 125 होने में। इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा होने में टाइम कांस्टेंट लगता है, मतलब आपने शुरू में क्या कंसंट्रेशन लिया है, नो मैटर, दिस इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द कंसंट्रेशन। देखिए कोई कंसंट्रेशन का टर्म ही नहीं है, सो वी कैन से टी हाफ इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द कंसंट्रेशन इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो चलिए प्रूव करता हूं, ये बात आपको समझ में आ गया होगा, आप इसे लिख लें। चलो ओके फ्रेंड्स, ये आप समझ भी गए होंगे और इसे आप लिख भी लिए होंगे। तो अब थोड़ी सी बातों को आगे बढ़ाता हूँ। अब मान लो किसी ने आपसे कहा कि व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ T 3/4। T 3/4 का वैल्यू क्या होगा? व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ T 3/4? तो क्या करना, T 3/4 का मतलब हुआ इनिशियल कंसंट्रेशन का 3/4 डिसअपियर होने में जो टाइम लगेगा, इनिशियल कंसंट्रेशन का 3/4 डिसअपियर होने में जो टाइम लगेगा। तो इनिशियल कंसंट्रेशन का मेरा इक्वेशन था 2.303 by T log base 10 initial concentration A naught and the remaining concentration is AT, तो K equal to 2.303 by T 3/4 log base 10 इनिशियल कितना लेंगे, और यदि 3/4 इसमें से डिसअपियर कर जाए तो बचा हुआ कितना रहेगा, आप मुझे बताओ। बचा हुआ 1/4 रहेगा, लीटर ऊपर चला जाएगा, तो K इक्वल टू आएगा 2.303 बाय T 3/4, और ये log base 10 साथ में कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब यदि मैं आपसे फिर कहूँ कि log 4 का वैल्यू कितना होगा, तो बोलोगे कि 2 × 0.3 होगा, ये 0. क्या होगा फ्रेंड, 6 हो जाएगा। क्या आप सिर्फ log को लिख सकते हो?
तो यहाँ पे यदि मैं आपसे कहूँ कि k इक्वल टू 2.303 बाई t3/4 इंटू यहाँ पे क्या लिखेंगे फ्रेंड्स 0.6। तो t3/4 का वैल्यू कितना आ गया, यहाँ से आप निकाल सकते हो कितना आ जाएगा 2.303 इंटू 0.6 बाई में क्या लिखोगे बोलो k, तो ये t3/4 निकल गया। ठीक ऐसे ही यदि आप इसे लिख लो, यदि मैं आपसे कहूं कि t7/8 का वैल्यू क्या होगा, इस तरह से कुछ भी हो सकता है, t7/8 t99.9%, मतलब इतना का इतना डिकम्पोज हो जाए, डिसअपियर हो जाए, है ना। तो यदि मैं फिर आपसे बात करूं कि t7/8 का वैल्यू चलो निकालना है, या ऐसा कैसा इस तरह का केसेस बना के दे, आपने कंफ्यूज नहीं होना है। इसका मतलब होता है कि इनिशियल कंसंट्रेशन का 7/8 डिसअपियर हो जाए। ओके, तो फिर मैं आपको कह रहा हूं कि इक्वेशन लिखेंगे 2.303 by t log base 10 initial concentration A0 and the remaining concentration was 80। अब यदि मैं आपसे कहूं कि k equal to 2.303 by t 7/8 log base 10 initial concentration A0 and the remaining concentration is A0 by 8। अब फ्रेंड्स आप ये ध्यान दो, यदि ये टर्म ऊपर चला गया तो दिस टर्म becomes log base 10 8, इसे लिख सकते हो आप log base 10 2 to the power 3। तो ये कितना हो जाएगा 3 into log 2, मतलब 0.9 हो गया। आप खुद ही देख लो। तो यहाँ पे यदि k की बात करें तो 2.303 by t 7/8 into कितना, ये रिमेनिंग होगा, 7/8 डिसअपियर होता है तो रिमेनिंग इतना ही होगा। तो यहाँ 0.9 हो जाएगा, t 7/8 का वैल्यू लिखना चाहेंगे तो ऐसा सिचुएशन में 2.303 into 0.9 बाई में क्या लिखेंगे फ्रेंड्स k। तो दैट वाज द व्हाट, दैट वाज द इक्वेशन। तो चलो आप होप करता हूँ ये चीज समझ में आ गया होगा, आप इसे लिख लो। ओके, चलो आप इसे लिख लिए होगे। होप करता हूँ ये t7/8 t3/4 ये सारा टर्म आप ये खुद से निकाल लेना 99.9%। अब मैं थोड़ी सी बातों को आगे बढ़ाता हूँ। ओके, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कुछ ग्राफ्स, देन फिर हम लोग प्रॉब्लम्स में, सॉरी यूनिट ऑफ के पहले देखें। यूनिट ऑफ के ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। वैसे आप लोग को पता होगा कि के का फर्स्ट ऑर्डर का यूनिट क्या होता है, यू नो द इक्वेशन, रेट इक्वल टू लिखते हैं फ्रेंड्स के इनटू ए टू द पावर क्या करते हैं 1 करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, रेट का यूनिट क्या होता है, रेट का यूनिट होता है मोल पर लीटर पर सेकंड इक्वल टू के, और ये क्या होगा फ्रेंड्स मोल पर लीटर। यदि ये पूरा का पूरा टर्म कैंसिल हुआ तो के किसका यूनिट हो जाएगा बोलो, दिस इज द यूनिट ऑफ व्हाट, सेकंड इनवर्स। आप चाहे ऐसे निकालना चाहो इस तरीके से निकालो, अदरवाइज मैं आपको पढ़ाया था कि रेट इक्वल टू के ए टू द पावर क्या लिखते हैं एन लिखते हैं। तो चलो रेट तो अपनी जगह पे है और के भी अपनी जगह पे है। ए का यूनिट क्या होता है फ्रेंड्स, ए का यूनिट होता है मोल पर लीटर टू द पावर क्या लिखेंगे एन लिखेंगे। तो रेट का यूनिट क्या होता है, द यूनिट इज द मोल पर लीटर पर सेकंड होता है फ्रेंड्स, एंड दिस इज के। यहाँ मोल पे पावर एन करता हूँ और लीटर पे पावर माइनस एन करता हूँ, तो के का वैल्यू लिखेंगे तो कितना होगा, मोल 1 माइनस एन, लीटर n माइनस 1 एंड सेकंड इनवर्स। आप देखो ये फॉर्मूला भी यदि आपने याद है ना तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे n का वैल्यू रख दो और यूनिट k का खुद ब खुद निकल जाएगा। कैसे, यदि मैं आपसे कहूँ कि लेट n इक्वल टू 1, n यदि आपने 1 रखना है तो ये इस पे पावर 0 1, इस पे पावर यहाँ पे 0 तो 1 हो जाएगा। मतलब ऐसे सिचुएशन में भी जो k का यूनिट आ रहा है वो कितना आ रहा है, सेकंड इनवर्स ही आ रहा है। आइदर यू कैन राइट मिनट इनवर्स डिपेंडिंग अपॉन आप क्या ले रहे हो, आइदर यू कैन राइट इन आवर। तो ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। ओके, तो चलिए थोड़ी सी बातों को आप इसे लिख लो इस तरीके से निकाल। अब जैसे सपोज करो आपने जीरो ऑर्डर पे निकालना तो एन का वैल्यू क्या रखोगे 0, यहाँ भी क्या रखोगे 0, 2 2 2 रख देंगे। चलिए आपसे लिख लीजिए
तो ये था हम लोग का यूनिट ऑफ के ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। होप करता हूँ ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। नाउ इससे रिलेटेड कुछ ग्राफ्स हैं, थोड़े वो हम लोग देख लें, फिर इसके बाद हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स पे आएंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग ग्राफ्स। इसमें कौन कौन से ग्राफ बन सकते हैं। सबसे पहला ग्राफ देखता हूं फ्रेंड्स, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन। रेट वर्सेस कंसंट्रेशन का यदि ग्राफ प्लॉट करेंगे तो क्या होगा, रेट इक्वल टू के ए टू द पावर 1 होगा। मतलब यदि हम इसको y इक्वल टू mx लिखें तो आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। यदि हमने y एक्सिस पे क्या लिया फ्रेंड, y एक्सिस पे रेट लिया और इस वाले एक्सिस पे कंसंट्रेशन लिया, ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन होगा और ये जो वैल्यू होगा वो थीटा होगा और tan थीटा का जो वैल्यू होगा वो स्लोप होगा और स्लोप यहाँ इंक्रीजिंग है और इसका वैल्यू k के बराबर है। तो चलिए ये चीजें होप करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। दूसरा ग्राफ लेते हैं फ्रेंड्स, सेकेंड ग्राफ लेता हूँ। सेकेंड ग्राफ हम लोग लेते हैं 80 कंसंट्रेशन ऑफ 80, आप समझ लो 80 भी लिख सकते हो या A भी लिख सकते हो, दोनों का एक ही मतलब होता है। T टाइम के बाद रिमेनिंग कंसंट्रेशन आइदर यू कैन राइट इट। 80 वर्सेस T का यदि हम लोग ग्राफ प्लॉट करें तो कैसा ग्राफ होगा, हाउ वी कैन राइट। देखो यदि आप याद करो इक्वेशन डेरिवेशन में तो मैं आपको पढ़ाया था A0 बाय में क्या था फ्रेंड्स 80 इक्वल टू क्या था फ्रेंड्स K into T। यदि मैं आपसे ये कहूं कि A0 by 80, ठीक है, मतलब यहां से लॉग को फ्री करना है तो आप जान रहे हो e टू द पावर k into t लिखेंगे, ऐसा क्वेश्चन बताया था। k into क्या लिखेंगे t। अब मैं आपसे ये कहूं कि यहां से हम लिखना चाहें 1 by 80 तो ये क्या होगा फ्रेंड्स, नीचे आ जाएगा टर्म। तो ऐसे सिचुएशन में e टू द पावर k into t बाय में क्या हो जाएगा a0 हो जाएगा। इस टर्म को उल्टा करके सिंपली लिख दें तो क्या इक्वेशन बनेगा आप खुद ही देख लो, 80 इक्वल टू a0 इंटू e टू द पावर माइनस k80। तो ये हम लोगों का क्या बनेगा, इक्वेशन बनेगा। दिस वाज द इक्वेशन। अब मैं आपसे फिर कर रहा हूं, इस इक्वेशन को देखो तो a कंसंट्रेशन ऑफ ए t के साथ कैसे वैरी कर रहा है। बोलो सर ये एक्सपोनेंशियली भी है और ये टाइम के साथ क्या होगा, डिक्रीज करेगा, एक नेगेटिव साइन है इस वजह से। यदि हम यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करें at वर्सेस t, तो दिस इज द एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग कर्व होगा फ्रेंड। और जब ये मेरा 0 0 कोऑर्डिनेट होगा और जब टाइम 0 होगा देन दिस वैल्यू वाज व्हाट a0, यहाँ पे ये a0 होगा, बाद में ये क्या होगा एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगा। होप करता हूँ ये चीज आप समझ गए होंगे, कुछ है नहीं, बेसिक सी बात है। चलो आप इसे लिख लो। ओके ये आप लिख लिए होंगे, आगे बढ़े। बढ़ते हैं हम लोग ग्राफ थर्ड की ओर। तीसरा ग्राफ हम लोग का है फ्रेंड्स, थर्ड वन इज ln80 वर्सेस t का ग्राफ प्लॉट करना। मतलब ये किसके साथ कैसे वैरी होगा, बोलो भी जस्ट आपने पढ़ा था ln a0 बाय में क्या पढ़ा था 80 इक्वल टू ka into t। आप इक्वेशन भी डिराइव किए थे, याद है। यदि इस इक्वेशन को आप ऐसे लिखो ln a0 माइनस ln a t, दिस इज इक्वल्स टू व्हाट फ्रेंड्स ka into t। अब यदि मैं आपसे ये लिखना चाहूं कि ln at बराबर क्या होगा ln a0 माइनस क्या लिखेंगे ka into t। अब आप इस ग्राफ को देखो, दिस इज प्लॉटेड ऑन y एक्सिस, दिस इज इक्वल्स टू c माइनस mx। जो मेरा ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन विद द डिक्रीजिंग कर्व होगा। ग्राफ कैसा बनेगा फ्रेंड्स, ln at वर्सेस t का जो ग्राफ बनेगा वो कैसा ग्राफ बनेगा, दिस ग्राफ वाज द स्ट्रेट लाइन विद द डिक्रीजिंग कर्व। ये कर्व कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन विद द डिक्रीजिंग कर्व। तो आपको पता है ना जो हम लोग tan थीटा लेते हैं वो इधर से लेते हैं। ओके, दिस tan थीटा गिव्स स्लोप और जो स्लोप होगा वो मेरा नेगेटिव होगा एंड दैट इज व्हाट माइनस ka के बराबर। आ रही मेरी बात समझ में। ये थीटा लेंगे tan थीटा का वैल्यू और ये मुझे क्या देगा, स्लोप देगा। तो ln at के साथ जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन विद द डिक्रीजिंग कर्व होगा।
क्लियर हो पा रहा आप लोग? चलिए अच्छी बात है, होप करता हूँ ये चीज आप अच्छे से समझ गए। थोड़ा आगे बढ़े फ्रेंड्स, चलिए अच्छे लिख लो। तो चलिए हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं इसे। नेक्स्ट हम लोग का अगला क्वेश्चन ग्राफ है रेट वर्सेस टाइम। ये बनेगा हम लोग का कितना नंबर फ्रेंड्स? 4th बनेगा। रेट वर्सेस टाइम ग्राफ यदि प्लॉट करें कि रेट के साथ टाइम कैसे वैरी करता है, तो आप क्या बताओगे? आप बताओगे कि सर ये तो मुझे मालूम है कि रेट जो होता है वो होता है k इंटू AT, मालूम है आपको। तो देखो क्या है ना कि टाइम का फंक्शन यदि निकल जाए तो कंसंट्रेशन टाइम का फंक्शन होता है। तो चलो यहां से लिख देता हूं, इसकी जगह पे लिखता हूं A0 e टू द पावर माइनस k इंटू टी, आज का डेरिवेशन। अब इस इक्वेशन को आप बहुत ध्यान से देखो, तो ये तो चलो मेरा कांस्टेंट हो गया Ka। बाकी आप देखो रेट अगेन टाइम के साथ कैसे डिक्रीज हो रहा है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है लाइक कंसंट्रेशन। तो रेट वर्सेस टाइम का भी कोई ग्राफ आपको कहे, आपने बताना है एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगा। और जब टाइम मेरा 0 होगा तो रेट का वैल्यू कितना होगा? Ka0। जब टाइम 0 होगा तो ये वैल्यू कितना होगा? रेट का वैल्यू होगा Ka इंटू A0। कब? जब टाइम होगा 0, यहाँ पे ठीक है। तो कंसंट्रेशन के साथ भी टाइम एक्सपोनेंशियली घटता है, रेट के साथ भी टाइम एक्सपोनेंशियली घटता है, ठीक है। टाइम के साथ रेट एक्सपोनेंशियली घटता है, टाइम के साथ कंसंट्रेशन भी एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होता है। चलो तो ये था हम लोग का 4th ग्राफ। होप करते हैं फ्रेंड ये आप समझ गए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 5th ग्राफ। 5th ग्राफ में हम लोग यहाँ पे लिखता हूँ T हाफ वर्सेस इनिशियल कंसंट्रेशन A0। इसके साथ ग्राफ प्लॉट करें तो कैसा ग्राफ होगा? आपको पता था ना कि जो T हाफ का वैल्यू आया था वो क्या आया था? 0.693। कहीं इसमें कंसंट्रेशन का कोई टर्म ही नहीं है। यदि कोई कंसंट्रेशन का टर्म नहीं है तो मैथमेटिकली हम लोग कहते हैं कि वो इंडिपेंडेंट है कंसंट्रेशन से। मतलब यदि हमने y एक्सिस पे इधर लिया और इधर कंसंट्रेशन इनिशियल कंसंट्रेशन A0 लिया, तो आप कितना भी इनिशियल कंसंट्रेशन लो, नो मैटर, T हाफ इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम इनिशियल कंसंट्रेशन। मतलब पैरेलल टू x एक्सिस इसका ग्राफ बनेगा। ये 5वां ग्राफ था। तो ये T हाफ और कंसंट्रेशन का ग्राफ था। चलिए ये चीज आप अच्छे से समझ गए होंगे, और यदि ये समझ गए हैं देन वी आर मूविंग इन द प्रॉब्लम्स। अब हम लोग क्या चलते हैं इसकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की ओर चलते हैं। बाकी तो मैं आपको असाइनमेंट दूंगा ही, इसकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को हम लोग लेते हैं और इससे हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स, डिस्कशन करते हैं। चलिए ओके फ्रेंड्स, चलिए लेते हैं हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स आईटी क्वेश्चन बैंक से ही देखते हैं कि आप आईटी क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चंस बना पाते हैं कि नहीं। बनना चाहिए, थोड़ी पढ़ने के बाद क्वेश्चंस बनना चाहिए। चलिए तो पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं यहां से। क्वेश्चन है ये कि एक रिएक्शन है जिसमें प्रोडक्ट P बन रहा है और ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ओके। और कह रहा है कि यहां पे लिख दे रहा हूं कंसंट्रेशन ऑफ A changes from 0.1 to 0.025 molar in 40 minutes, okay। तो कह रहा था find the rate of the reaction, the rate of reaction of A when concentration of A is 0.01 molar। ऑप्शंस दे रखा है 3.47 into 10 to the power minus 4, और B दे रखा है 3.47 into 10 to the power minus 5, C दे रखा है 1.73 into 10 to the power minus 4, और
और डी दे रखा है 1.73 इंटू 10। आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन बैंक ही है मेरे पास। तो चलो देखता हूं इसे कैसे सॉल्व करें। कुछ नहीं, आज जो आप पढ़े उसका एप्लीकेशन करो, के निकल जाएगा तो रेट भी निकल जाएगा। के कैसे निकालते हैं? के निकालते हैं 2.303 बाई टी लॉग बेस 10 इनिशियल कंसंट्रेशन A0 was the remaining concentration AP. Friends, 2.303 by T log base 10 what was the initial concentration friends? 0.1 और बचा हुआ कितना था 0.025। तो एक काम करो ना, 0.303 by T log base 10 कुछ नहीं करना आपने, इसको ऊपर ले जाते हैं तो 0.1 into कितना हो जाएगा 1000 by में 25, ये 40 से जाएगा, मतलब कुल मिलाकर 4 आ जाएगा। तो 2.303 by T log base 10 4। और जो log 4 का वैल्यू होता है ना, वो आपको पता है कितना होता है, वो होता है 2.303। व्हाट वाज द टाइम ड्यूरिंग 40 मिनट का टाइम मिला, और log 4 का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है 0.6 होता है, ठीक है। अब आपको k निकल गया तो रेट क्यों नहीं निकलेगा? रेट निकालते हैं कैसे, k इनटू उस समय का कंसंट्रेशन। तो k कितना है 2.303 into 0.6 by में 40 into what was the value of A? A का वैल्यू 0.01। मुझे जहां तक लग रहा है आप इसे यदि कैलकुलेट करते हो तो कैलकुलेट करने के बाद मुझे जहां तक लग रहा है इसका आंसर आना चाहिए A 3.47 into 10 to the power -। आप इसे सॉल्व करके देख लेना, A ही आएगा। तो ये क्वेश्चन बेसिक सा क्वेश्चन था, फंडामेंटल क्वेश्चन हम लोगों ने चूज किया था कि यहां से यहां गया, इस दौरान टाइम इतना लगा, तो क्यों नहीं हम लोग के निकालेंगे, और जब के निकल जाएगा तो उस समय का कंसंट्रेशन निकल जाएगा। तो चलिए ये था हम लोग का पहला क्वेश्चन। प्रूव करता हूँ ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए नाउ वी आर मूविंग इन द नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का दोस्तों क्वेश्चंस मैं आपको भी और सेंड करूंगा असाइनमेंट्स के द्वारा। फिलहाल हम लोग इसको लिख रहे हैं। चलो एक क्वेश्चन और लेता हूं, बिल्कुल फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर पढ़ा है तो फर्स्ट ऑर्डर पढ़ा। ये क्वेश्चन नंबर है, ये आया हुआ जी एडवांस 2013 में। आप क्वेश्चन बैंक में देख लेना। क्वेश्चन क्या करा है यहाँ पे फ्रेंड्स कि P plus Q that was converted into R plus S, और कह रहा है कि टाइम टेकन for 75% reaction of P is twice the time taken 50% reaction of P। तो करें कि the concentration of Q varies with time as shown below। ऐसा करें तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना होगा, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना होगा। चलिए यहाँ पे ग्राफ देख लेते हैं। ये आपका दे रखा है Q वर्सेस में दे रखा है T, और ये कुछ ऐसा ऑप्शन है 2, ऑप्शन बी 3, 0 और साथ में कितना फ्रेंड 1। देखिए क्या करना आपने, जरा ये समझने की कोशिश करो। देखो Q वर्सेस T का ग्राफ दिया, आप याद करो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में मैं आपको बताया था कि एक जीरो ऑर्डर के नोट्स देखो, क्लास देखो, इस तरह से कंसंट्रेशन के साथ टाइम स्ट्रेट लाइन के साथ डिक्रीज होता था, याद आ रहा है, दिस कर्व डिक्रीजिंग करता। तो ये तो क्लियर हो गया कि ये इसके रिस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ एक्शन कितना होगा, 0 होगा। दिस इज व्हाट ग्राफ से दिस इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो एक काम तो हो गया, लेकिन P के रिस्पेक्ट में आपने निकालना होगा। तो P के रिस्पेक्ट में आप एक काम करो,
फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक से चेक करते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर है या नहीं। के का वैल्यू क्या लिखेंगे 2.303 बाय टी लॉग बेस 10। कहता है कि 3/4 कंप्लीट होने में, तो 3/4 कंप्लीट होगा तो रिमेनिंग कितना होगा ए नॉट बाय में कितना होगा, दिस वाज द 3/4। तो यहाँ से t 3/4 का वैल्यू निकालेंगे तो 2.303 बाई के लॉग बेस 10 साथ में कितना होगा 4 हो जाएगा। यदि ये लॉग बेस 10 4 हो जाएगा तो 2 to the power 2 करेंगे और t 3/4 यदि लिखते हैं तो ऐसे सिचुएशन में 2.303 बाई के इनटू में कितना हो जाएगा 0.6 हो जाएगा। दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस। और t हाफ का वैल्यू फर्स्ट ऑर्डर में आप जानते हो कितना होता है 0.693 बाई के होता है। ओके, दिस इज द वैल्यू ऑफ टी हाफ। ये टी हाफ का वैल्यू है और ये किसका वैल्यू था बोलो, आप खुद ही देख लो दिस वन। तो आप खुद देखिए कि ये जो मेरा टर्म है ये टर्म इस टर्म का ओके ये जो टर्म है इस टर्म का क्या है डबल है। सो वी कैन राइट t 3/4 इज द ट्वाइस ऑफ t। तो आप खुद ही समझ लो ना, इसे भी हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स तो क्या होगा। ऐसे सिचुएशन में हम लोग देखेंगे तो यही निकलेगा कि t 3/4 रियली t हाफ का डबल है। और ऐसा कब होता है जब फर्स्ट ऑर्डर का काइनेटिक्स फॉलो करते हैं। तो मतलब 1 + 0 को जोड़ेंगे तो 1 आएगा। सो द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ एक्शन भी 1 होगा। तो चलिए हम लोग अब एक काम करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे प्रॉब्लम्स और फिर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की बात करेंगे। तब तक आप पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।